सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम लोग पीएमएमसी मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा। आज वहीं से हम लोग टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं एंड फर्दर लेक्चर्स में बात करते हैं, राइट। तो चलिए, सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, राइट। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 2 499 में अवेलेबल है, क्योंकि CBT 1 का एग्जामिनेशन आरआरबी जे 24 के लिए ओवर हो चुका है, कंडक्ट कराया जा चुका है। तो केवल CBT 2 का एग्जामिनेशन बचा हुआ है। तो CBT 2 प्रिपेयर करने के लिए CBT 2 के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही है 499। एंड अगर आप फ्रेश से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आने वाले आरआरबी जेई के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इन फ्यूचर, तो आप 777 में बोथ CBT 1 एंड CBT 2 में एनरोल कर सकते हैं, राइट। गेट 26 का कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, एंड ऑल स्टेट AEJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये आप 777 में एनरोल कर सकते हैं इनमें, जिसमें कि सब्जेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड EMT जैसे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन की आपने 25 में एनरोल किया हुआ था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो 1,500 रुपीज़ पे करके आप 26 में एक्सटेंड कर सकते हैं कोर्सेज को। UPPSC AE प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स में UPPSC AE में 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, राइट। तो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, जो कि आपको इसी 1111 पे प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स,
सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो टेस्ट सीरीज है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, अगर आपको एनरोल करना है, आप 333 में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज 12 टेस्ट बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट हैं। फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है, राइट। तो इन 76 टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे गेट स्टैंडर्ड पे बेसिस पे है, कि जिस तरीके से गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच रखा गया है, यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा एंड पीक पे लेके जाएगा, जिससे आप अपने रैंक पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है उसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप डायरेक्टली पहुंचेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है 13 से 15 मार्क्स का होता है गेट एग्जामिनेशन में, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखता है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए एक ई बुक गेट एकेडमी लॉन्च की हुई है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, एंड इसकी प्राइस 222 है। एंड इस बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई और रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इस एप्टीट्यूड ई बुक तक पहुंच सकते हैं।
SSJI पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म। तो आप इसको प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 के लिए, राइट। एंड प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपको फ्री सैम्पल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट इस बुक का क्या है एंड किस तरीके से ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है। इसकी खास बात यह है कि इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस एंड ईयर वाइज एनालिसिस आपको एक ही बुक में कंबाइंड बेसिस पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी एंड किसी अदर रिसोर्सेज को आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्ले स्टोर में जाके ई बुक वाले सेक्शन में SSCJI पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, तो लिंक्स अवेलेबल हैं, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली ई बुक तक पहुंच सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, लेट अस डिस्कस कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है ये, कि फिक्स्ड कॉइल होती है जिसमें करंट इंजेक्ट किया हम लोगों ने एंड करंट के इंजेक्शन के बाद आपको फ्लक्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। फ्लक्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है एंड ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं उनके नियर बाय रीजन में कोई मूविंग कॉइल हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बिकॉज करंट कैरी कर रहा है तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण इसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये तो फिक्स्ड कॉइल है, इसमें तो रोटेशन हो नहीं सकता, तो इसमें जो है मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। और स्पिंडल के थ्रू अटैच्ड करके स्प्रिंग्स वगैरह के थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है इसमें एंड जिसके कारण डिफ्लेक्शन डेवलप होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होती है, जिसके कारण पॉइंटर जो है वो अपने पोजीशन से मूव करता है और स्केल में हम लोग रीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग स्पिंडल में अटैच्ड होता है एंड पिवोट एंड जीवल बेयरिंग जो कि आपको ऑलरेडी नोन है, इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। एंड डैम्पिंग जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉट एडी करंट डैम्पिंग, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड जैसा कि ये एयर कोर इंडक्टर है, एयर कोर इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन लो होता है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक कोर मटेरियल में जब वाइंडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स यूज़ करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती थी, तो खुद की ऑपरेटिंग फील्ड अगर स्ट्रांग है इंस्ट्रूमेंट की तो वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग यूज़ किया जा सकता है। अगर खुद की ऑपरेटिंग फील्ड वीक है तो वहाँ पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। PMMC में एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते थे मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Now, the fixed system of this instrument consists of a fixed uh, uh, air core coil, एयर कोड कॉइल एंड वाउंड विथ अ थिक वायर। जैसा कि स्टैटिक जो कॉइल है उसको हम लोग थिकर बना सकते हैं, जैसे मूविंग आयरन में हम लोग क्रिएट करते थे, डिज़ाइन करते थे कि थिकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग यूज़ करें फिक्स्ड कॉइल के लिए तो करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो J=I/A होता है। फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते चले जाएं तो करंट की जो वैल्यू है वो भी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी वायर की बढ़ती चली जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, जैसे करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा सके, हम लोग रेंज को एक्सटेंड कर सकें, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल अरेंजमेंट और शंट रजिस्टर, राइट, or series resistor, whatever it is.
द फिक्स्ड कॉइल इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड in order to focus its magnetic field in the air gap between the two halves, हम लोगों ने डिस्कस किया था। द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग कॉइल विच इज बाउंड विथ थिन एंड लाइट वायर। ये सारी स्टोरी आपको पता है, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करके टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किए हुए थे एंड सेशन को एंड किए थे। तो ध्यान देते हैं, आज फिर इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि टॉर्क के एक्सप्रेशन पे फर्दर डिस्कशन करना है। तो लास्ट सेशन में जो डिस्कशन किया था उसका रीकैप लेते हैं हम लोग एंड फर्दर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फ्रेश डिस्कशन, राइट। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉइल देखने के लिए मिल रही है। दिस वन इज मूविंग कॉइल, ये फर्स्ट वाली जो कॉइल है वो फिक्स्ड कॉइल है, दूसरी वाली मूविंग कॉइल है। क्योंकि तो कुछ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए हम लोगों को, तो जिसके लिए हम लोगों को ये सारी इक्वेशंस वगैरह का फॉर्मेशन करना पड़ेगा और ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना पड़ेगा, राइट। और डायरेक्टली आपको टॉर्क का इक्वेशन रिमेंबर करना है। ये सब चीज़ें बस एक बार देख लीजिए कि कहाँ से आ रही है, किस तरीके से डेरिवेशन किया गया है, कि कोई भी चीज़ें अननोन ना रहे आपके लिए, कोई भी चीज़ें अननोन ना रहे, राइट। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड कॉइल है, दूसरी मूविंग कॉइल है, और यहाँ पे वोल्टेज, सॉरी, करंट फ्लो करवाया हम लोगों ने I1। ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। यहाँ से करंट जो इंटर करवाया वो I2 है। अब I1 और I2 अगर सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लो करेगा, करंट नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है, तो इंडक्शन वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, वो वोल्टेजेस E1 एंड E2 है, राइट। अब हम लोग डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से फ्लक्स लिंकेजेस जो होता है कॉइल में, वो एन फाई के बराबर होता है, राइट। एन और फाई का प्रोडक्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है और कितना फ्लक्स उसमें लिंक कर रहा है, इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेजेस साई। सो एन क्योंकि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड फाई आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रिलेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है if phi is directly proportional to I, phi is directly proportional to I, तो n phi can be written as Li, n phi is written as Li। तो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साई वन कितना होगा, साई वन। तो साई वन कितना हो रहा है, साई को L और I के फॉर्म में लिखना है, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, और I1 के कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स लाइन्स यहाँ पे लिंक कर रही हैं, जिनके कारण यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस एक्सपीरियंस हो रहा है, एन फाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L1 I1 लिख सकते हैं हम लोग, L1 I1 लिख सकते हैं, राइट। प्लस कि I2 के कारण जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस हैं, जो कि I2 करंट अगर इन नंबर ऑफ टर्न्स L2 में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि फ्लक्स इस नियर बाई फिक्स्ड कॉइल में भी लिंक करेगा। इसका फ्लक्स जो है इस तरीके से नियर बाई फिक्स्ड कॉइल में भी लिंक करेगा, राइट। तो ये जो फ्लक्स है, ये I2 के कारण प्रोड्यूस फ्लक्स है φ2, तो ये वाला जो फ्लक्स है इसमें भी लिंक करेगा। तो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस अगर हम लोगों को साई1 लिखना है, तो वो L1 I1 प्लस M, म्यूचुअल कपलिंग कितनी है दोनों के कॉइल के बीच में, M I2 से एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने, राइट। सिमिलरली फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द मूविंग कॉइल अगर हम लोगों को लिखना है, फिक्स फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द मूविंग कॉइल लिखना है, तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ध्यान रखिएगा कि L2 I2 और म्यूचुअल कपलिंग कितनी है दोनों कॉइल्स के बीच में, M। और इस करंट के कारण I1 के कारण जो प्रोड्यूस फ्लक्स लाइंस है वो भी तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेंगी, वो भी तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेंगी, ये वाली जो फ्लक्स है φ1। तो M प्लस में करके M I1 से इस चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो साई1 एंड साई2 डिराइव हो गया। एंड इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी इन टाइम dt, एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट से एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को, मल्टीप्लाइड विथ टाइम, राइट। एनर्जी के लिए क्या होता है, पावर मल्टीप्लीकेशन विथ टाइम। तो पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट।
तो एनर्जी इनपुट इन इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी इन टाइम dt, स्मॉल टाइम dt में अगर हम लोग बात करें तो dWe से इस चीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट को कंसिडर किया जा सकता है dWe से। तो टोटल एनर्जी इनपुट कितना हो रहा है, कॉइल कॉइल 1 का वोल्टेज कितना इंड्यूस हुआ है E1, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, ये तो पावर हो गया E1 मल्टीप्लाइड विद I1। अब टाइम के लिए स्मॉल टाइम dt के लिए अगर हम लोगों को बात करना है 1 सेकेंड के लिए 1 से मल्टीप्लाई, 2 सेकेंड्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई, dt के लिए dt से मल्टीप्लाई, तो E1 I1 dt प्लस टोटल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो कॉइल 1 का भी और कॉइल 2 का भी, तो कॉइल 2 के लिए ऐड करके E2 I2 dt से एडिशन किया, राइट। तो ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम dt हम लोगों को प्रोवाइड हुआ। अब E1 की प्राइमरी वाली फर्स्ट वाली कॉइल में फिक्स्ड कॉइल जो है उसमें वोल्टेजेस कितना इंड्यूस हो रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d psi by dt, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस, राइट। और साई इज इक्वल टू n phi होता है, n phi को हम लोग Li लिख सकते हैं। तो E can be written as this, E can be written as is directly proportional to d by dt of Li, d by dt of Li, right, d by dt of Li। तो E1 is d psi 1 by dt, E2 is d psi 2 by dt। अब E1 dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग dt को उस तरफ ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो E1 dt इज इक्वल टू d psi 1 एंड E2 dt इज इक्वल टू d psi 2। अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम dt जो dWe हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, लेट मी राइट हियर, जो dWe डिराइव किया हुआ था, यहाँ पे जो dWe डिराइव किया हुआ था उसके लिए अगर लिखना है तो I1 d psi 1, I1 d psi 1, राइट। तो I1 d psi 1, तो I1 d psi 1 प्लस I2 d psi 2 से चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सकता है जैसे कि प्रीवियसली डिराइव है dWe, क्योंकि E1 dt यहाँ पे E1 dt है और यहाँ पे E2 dt है, E1 dt और E2 dt की वैल्यू क्या आ रही है, d psi 1 एंड d psi 2। तो I1 d psi 1 प्लस I2 d psi 2, I2 d psi 2। देन अगेन हम लोग बात करें कि I1 और d psi 1 एंड d psi 2 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो d psi 1 कितना आ रहा था, d psi 1 की वैल्यू L1 I1 प्लस Mi2 जो कि डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने psi 1 की वैल्यू एंड psi 2 की वैल्यू डिराइव किया हुआ है L2 I2 L2 I2 प्लस Mi1। अब इन सारी चीज़ों को डेरिवेट करते हैं एंड ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि I1 स्क्वायर, कि I1 को हम लोगों ने बाहर कर दिया, एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, DL1 एंड प्लस, अब I1 को बाहर निकाला था, अब L1 को बाहर निकालते हैं तो I1 L1 DI1, राइट। तो ये वाला टर्म सॉल्व हो गया एंड देन इस वाले टर्म को सॉल्व करना है तो I1 M को कांस्टेंट कर दिया, राइट, I1 M को कांस्टेंट कर दिया DI2, राइट, एंड अब M के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, I2 को कांस्टेंट रखते हैं तो I1 I2 DM, इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 के फॉर्म में मिल रहा है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड अगर हम लोगों को लिखना है तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर होती है इन केस ऑफ इंडक्टर, इन कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर, वे दो कॉइल्स हैं
एंड प्लस दोनों के बीच में म्यूचुअल कपलिंग कितनी है, m मल्टीप्लाइड विथ I1 I2, m मल्टीप्लाइड विथ I1 I2 से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को लिखा जा सकता है। अब नाउ चेंज इन एनर्जी इन टाइम dt, चेंज इन एनर्जी इन टाइम dt, dWf अगर हम लोगों को डिराइव करना है तो सेम डेरिवेट कर देना है इसको, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जो कि अबव रिटर्न है, राइट। तो इसको डेरिवेट करने के बाद इस तरीके से आपको इक्वेशन 2 के फॉर्म में एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, इक्वेशन 2 के फॉर्म में एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व होंगे, राइट। तो डी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल वन प्लस I1 L1 डी I1 प्लस हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी L2 प्लस I2 L2 डी I2 प्लस I1 I2 डी एम प्लस I1M डी I2 प्लस I2M डी L1 और समथिंग whatever it is you can see from here, right, derivation से। now अब मैकेनिकल वर्क डन के बारे में बात करें कि टोटल वर्क डन कितना हो रहा है इन टाइम dt में, टोटल वर्क डन कितना हो रहा है इन टाइम dt। तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट। तो मैकेनिकल वर्क डन इन टाइम dt, मैकेनिकल वर्क डन इन टाइम dt अगर हम लोगों को लिखना है तो dWm के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो इनिशियल टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ डी थीटा कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, वर्क डन इज टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट, तो टी आई मल्टीप्लाइड विथ डी थीटा से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जितना गया हुआ है वो किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन में, फिक्स जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर के रोटेशन में, कि स्पिंडल जब रोटेट करेगा टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, ये भी एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट से आई। तो डी डब्ल्यू ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, राइट। तो dWe is Ti multiplied with d theta, torque multiplied with displacement, and dWf plus dWm। तो आप लोग देखिएगा इसको कि सॉरी dWm इज टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, एंड ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल में हैं, तो इन दोनों में से जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म केवल बचेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 में से जो कॉमन टर्म्स हैं, क्योंकि इक्वल के बोथ साइड इधर इधर है और सारी उसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, मतलब इधर लाने के बाद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये एक्सप्रेशन बचेगा, राइट। तो टॉर्क, इनिशियल टॉर्क कैन बी रिटन एज, instantaneous torque can be written as I1 I2 dm by d theta, I1 I2 dm by d theta, इस तरीके से टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव किया। नाउ इन केस ऑफ डीसी अगर हम लोग डिस्कस करें कि डीसी के केस में I1 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल I1 एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू, राइट, डीसी वैल्यू होगी, एंड I2 की वैल्यू अगेन डीसी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, I1 कैपिटल I2 dm बाई डी थीटा। सेकेंड जो है एसी के केस में अगर हम लोगों को बात करना है तो I1 का जो वैल्यू होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टॉर्क है TI के फॉर्म में डिराइव किया गया है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क फॉर्म में, तो I1 की वैल्यू लेट अस सपोज IM1 की करंट की मैक्सिमम वैल्यू IM1 साइन ओमेगा टी से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन कि साइनोसोइडल वेव फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, IM1 साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी होता है, तो IM1 साइन ओमेगा टी। I2 जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण जो एक्सप्रेशन आया IM2 साइन ओमेगा टी -5, IM2 साइन ओमेगा टी -5 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, राइट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे लिखा जा सकता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर लिखना है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए 1/t, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टॉर्क का इक्वेशन वो आया था ना। अब टोटल टॉर्क अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, टोटल एक्चुअल टॉर्क जो डेवलपमेंट है वो फाइंड आउट करना है,
तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी इनिशियल इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो डिराइव किया हुआ था, इंस्टेंटेनियस टॉर्क dt, कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क को इंटीग्रेट करने के बाद जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो 1/t 0 टू टाइम t, और इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या आया हुआ था, I1 I2 dm by d थीटा एंड इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dt, राइट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि dm by d थीटा कॉन्स्टेंट, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट dm by d थीटा, कि डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर म्यूचुअल कपलिंग को हम लोग डेरिवेट करें तो ये वैल्यू कांस्टेंट प्रोड्यूस होती है। तो dm by d थीटा क्योंकि कांस्टेंट होता है तो 1/t dm by d थीटा बाहर निकाल दिया एंड 0 से t तक इंटीग्रेट किया I1 I2 dt। तो 1/t dm by d थीटा इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t, एंड I1 की वैल्यू Im1 साइन ओमेगा t है, I2 की वैल्यू Im2 साइन ओमेगा t माइनस 5 है dt के फॉर्म में, राइट। तो Im1 Im2 Im1 Im2 ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं इसको हम लोग। Im1 क्योंकि 0 से t के dt के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो Im1 मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, 2 एम्पियर 5 एम्पियर समथिंग लाइक दिस, तो दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो इनको भी बाहर किया निकाल के, तो 1/t बाहर है एंड dm by d थीटा भी बाहर है, एंड Im1 डिवाइडेड बाई Im2 को भी बाहर कर दिया, राइट। और इंटीग्रेट किया साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5 को, साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में ये इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है, 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में। तो इसका जो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन, सॉरी माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोग, तो कॉस 5 आ गया यहाँ से, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 आया, एंड डेरिवेट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो और यहाँ पे जो 2 साइन ए साइन बी का इक्वेशन रहता है, तो 2 तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए 2 से इस वाले इक्वेशन डिवाइड कर दिया, तो 2 भी कॉन्स्टेंट है, 2 को भी बाहर निकाल लिया। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर फर्दर लिखना है तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड विद √2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, Im1 डिवाइडेड बाई √2, Im2 डिवाइडेड बाई √2, एंड dm by d थीटा एज अ कांस्टेंट बाहर ही है, एंड क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आता है कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 का, तो इसका ये केवल 0 टू टी कॉस 5 यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एंड dt के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है तो ये बाहर चला आएगा, एंड ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है कि Im1 √2 Im2 √2 cos 5 dm by d थीटा। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, ये वाली वैल्यू क्या है, Im by √2 क्या होती है, Im by √2 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू RMS वैल्यू, RMS इज इक्वल टू Im डिवाइडेड बाय √2, RMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, राइट। तो ये करंट की कौन सी वैल्यू आई है, आरएमएस वैल्यू है, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है, करंट की आरएमएस वैल्यू, दीज आर आरएमएस वैल्यू। तो ये I1 I2 दीज आर आरएमएस वैल्यू, एंड cos 5, तो cos 5 क्या है, एंगल बिटवीन I1 एंड I2, I1 और I2 के बीच का जो एंगल है वो 5 है, राइट, dm by d थीटा। तो ये एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आया आपका इन केस ऑफ AC, और DC के केस में I1 I2 dm by d थीटा, I1 I2 dm by d थीटा, I1 I2 dm by d थीटा। जबकि AC के केस में क्या इक्वेशन आ रहा है, I1 I2 cos 5 dm by d थीटा, I1 I2 cos 5 dm by d थीटा। जबकि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या आया हुआ था, I1 I2 स्मॉल I1 I2 dm by d थीटा। तो इससे बोथ AC एंड DC के लिए हम लोगों ने
टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, राइट। नाउ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये फिक्स्ड कॉइल है, ये भी फिक्स्ड कॉइल है एंड स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में डिवाइड की हुई है फिक्स्ड कॉइल्स, एंड मिडिल पोर्शन में एक मूविंग कॉइल रखा हुआ है इन बिटवीन द एयर गैप्स, राइट। फिक्स्ड कॉइल्स के बीच में, जो कि फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में स्प्लिट करके हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है, एंड मिडिल वाले पोर्शन में हम लोगों ने मूविंग कॉइल इंसर्ट करके रखा है, मूविंग कॉइल इंसर्ट करके रखा है जो कि इस तरीके से स्पेस में मूव करेगी, जिसमें पॉइंटर भी अटैच्ड है, स्पिंडल भी अटैच्ड है, स्प्रिंग्स भी अटैच्ड है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड पिवोट एंड जीवल बेयरिंग्स भी यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी, राइट। तो इस तरीके से है। तो ये जो मूविंग कॉइल है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड इसके एक टर्न को कंसीडर करते हैं, सिंगल टर्न को यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक टर्न इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। ये एक सिंगल टर्न हुआ, तो इसी सिंगल टर्न को यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इसी सिंगल टर्न को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सिंगल टर्न इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, एंड इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट है? आई, एंड दिस इज कॉइल ओनली, एंड यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक्सिस जो है मिडिल सेक्शन से पास होती हुई जा रही है। मैग्नेटिक फिक्स्ड कॉइल्स के थ्रू जो फ्लक्स लाइंस आ रही हैं वो बीचों बीच काटती हुई जा रही हैं, आपके मूविंग कॉइल को बीचों बीच काटती हुई जा रही हैं, राइट। फ्लक्स लिंकेजेस कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ऑब्जर्व करिएगा इस चीज़ को कि अगर मूविंग कॉइल के मिडिल सेक्शन से इस तरीके से फ्लक्स लाइंस जा रही हैं, तो मिडिल वाले सेक्शन में कि फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो मिडिल वाले पोर्शन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी, सबसे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी, एंड देन फ्लक्स डेंसिटी ग्रेजुअली इस डायरेक्शन में जाने पे रेड्यूस हो रही है, ऐसे जाने पे फ्लक्स डेंसिटी इस तरीके से रेड्यूस हो रही है, राइट। तो दो हाफ में डिवाइड करने का क्या बेनिफिट ऑब्जर्व हो रहा है हम लोगों को? दो हाफ्स में डिवाइड करने का कि कोई भी कॉइल है, अगर फ्लक्स लाइन एक्सिस के थ्रू जा रही हैं, पास होती हुई जा रही हैं, वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा ऑब्जर्व होंगी। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल है, यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल है, दो पार्ट में स्प्लिट किए हुए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप बिटवीन दी टू कॉइल्स, फिक्स्ड कॉइल्स, राइट। तो ये जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे यूनिफॉर्म एयर गैप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा ऐसा करने से। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल है, यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल है, सिंगल सिंगल टर्न हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, एंड मिडिल पोर्शन में आपका मूविंग कॉइल रखा गया है। दिस वन इज फिक्स्ड कॉइल, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉइल, एंड दिस वन इज मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, राइट। दिस वन इज सो ध्यान रखिएगा मिडिल सेक्शन एक्सिस में, मिडिल सेक्शन में यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी ऑब्जर्व होगी, ये फ्लक्स डेंसिटी है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होगी, एंड देन ये ग्रेजुअली इस तरीके से डाउन होगी, ग्रेजुअली डाउन होगी, राइट। तो इस वाले सेक्शन में भी यहाँ पे मिडिल सेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, एंड देन इस तरीके से ग्रेजुअली डाउन होती है। तो इन दोनों कर्व को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें कि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी एक कर्व देखने के लिए मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मोर पॉजिटिव वैल्यू मिली, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किए तो मोर पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो इस ओवरऑल जो एक्सटेंशन है इस कर्व का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा, राइट, इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। तो केवल एक ही कॉइल अगर हम लोग यूज करते, स्प्लिट नहीं करते दो हाफ में फिक्स्ड कॉइल्स को, तो इस तरीके की फ्लक्स डेंसिटी ऑब्जर्व होती। यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म एयर गैप में कैसा है बिटवीन दी टू कॉइल्स, फिक्स्ड कॉइल्स, आपको यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी ऑब्जर्व हो रहा है डिवाइड करने की वजह से दो हाफ्स में, राइट, जहाँ पे मूविंग कॉइल रखी हुई है। तो ये आपका लॉजिक था। Fixed coil is splitted into two halves so as to
प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके से दो हाफ्स में हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ है कॉइल्स को। सॉरी, होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ। इस तरीके से दो हाफ्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। हम लोग जस्ट क्लास 1 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। आप लोग पेन पेपर में ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। वेट फॉर 1 मिनट, राइट।
तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप अमीटर के बारे में। अभी तक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बेसिक जो वोल्ट अमीटर और वोल्ट मीटर होता है, किस तरीके से वोल्टेजेस और करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ऑफ अमीटर के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कॉइल होती है, फिक्स्ड कॉइल, वो स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स होती है, जैसे कि आपने देखा। एंड यहाँ पे मूविंग कॉइल अटैच किया हुआ है हम लोगों ने। तो फिक्स्ड कॉइल्स ये दो हाफ्स में देखने के लिए मिल रही हैं, एंड दिस वन इज मूविंग कॉइल एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, राइट। अब सपोज करिए इस वाले एलिमेंट के अक्रॉस का सॉरी एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हम लोगों को मेजर करना है। तो जैसे कि अमीटर जो होता है इन सीरीज हम लोग कनेक्ट करते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन सीरीज विद द एलिमेंट हम लोगों ने अमीटर कनेक्ट कर दिया। कौन से टाइप का? इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप अमीटर कनेक्ट किया कि यहाँ पे करंट आई फ्लो होता हुआ आ रहा है सर्किट से, और इस तरीके से करंट आई फिक्स्ड कॉइल से होता हुआ, मूविंग कॉइल से होता हुआ आपके एलिमेंट में जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट का कुछ इस तरीके से किया। अब करंट की जो रेटिंग रहती है, करंट की जो रेटिंग रहती है आई की, वो लेस देन 100 मिली एम्पियर होनी चाहिए, लेस देन 100 मिली एम्पियर होनी चाहिए। क्योंकि फिक्स्ड कॉइल जो है फिक्स्ड कॉइल्स तो थिकर होती हैं, राइट, इनमें प्रॉब्लम नहीं है, ये थिक होती हैं एंड करंट हैंडलिंग कैपेसिटी गुड होती है। सो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इनकी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? मूविंग कॉइल पे। प्रॉब्लम है मूविंग कॉइल पे। कि मूविंग कॉइल का जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि मूविंग कॉइल को हम लोग थिकर नहीं बनाते, मूविंग सिस्टम है, ओवरऑल टॉर्क टू वेट रेशियो मेंटेन करना है, तो इसको लाइट वायर से बनाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी मूविंग कॉइल की कम होती है। मूविंग कॉइल की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है। करंट, ये लाइट होता है, राइट। तो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है इनकी, राइट। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है लेस देन 100 मिली एम्पियर तक करंट इसमें फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि ये जो आई है यही तो आपके फिक्स्ड कॉइल से होता हुआ मूविंग कॉइल में भी जा रहा है, मूविंग कॉइल से होता हुआ एलिमेंट में जा रहा है, राइट। तो मूविंग कॉइल में लेस करंट ही जा सकता है, जो कि 100 मिली एम्पियर है, और सीरीज में करंट सेम होते हैं, तो 100 मिली एम्पियर तक का करंट यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा डीसी के केस में क्या हो जाएगा, डीसी में I1 I2 हो जाएगा इज इक्वल टू आई डी सी, कि I1 फिक्स्ड कॉइल में I1 करंट फ्लो करता था, मूविंग कॉइल में I2 करंट फ्लो करता था। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा I। तो I1 I2 इज इक्वल टू आई डी सी। तो टॉर्क डेवलपमेंट का जो इक्वेशन होता था टी डी इज इक्वल टू I1 I2 डी एम बाई डी थीटा होता था। इंस्टेंटेनियस टॉर्क का इक्वेशन क्या था? स्मॉल I1 I2 डी एम बाई डी थीटा, राइट। डी एम बाई डी थीटा। सो डेवलप्ड टॉर्क टी डी
कैन बी रिटन एज आई डी सी स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा, क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू सेम है यहाँ पे, जिसको आई डी सी के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AC के केस में क्या होगा, AC मेजरमेंट करना है हम लोगों को, तो AC में RMS वैल्यू मेजर करता है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। PMMC केवल DC वैल्यू मेजर करता है, AC वैल्यू अगर देते हैं आप तो ऑस्किलेट करेगा, राइट। एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट RMS वैल्यू मेजर करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट RMS वैल्यू मेजर करता है AC के केस में, एंड DC में तो DC वैल्यू मेजर करता है। DC भी मेजर कर सकता है, AC भी मेजर कर सकता है। एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज इन केस ऑफ AC I1 I2 cos phi dm by d थीटा हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। तो I1 जस्ट अ सेकेंड, I1 I2 cos phi dm by d थीटा, राइट। तो I1 इज इक्वल टू I2 है यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को लिखना है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IRMS, और क्योंकि करंट जब सेम है I1 I2 जब सेम है IRMS ही है, तो दोनों में फेज डिफरेंस होगा क्या, एंगल वगैरह का डिफरेंस होगा क्या, नहीं, कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं होगा। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, राइट। तो देयर फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा। एट फाइनल डिफ्लेक्शन क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे कि प्रीवियसली हम लोग करते आ रहे हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया गया है, तो के थीटा एंड आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई स्क्वायर IRMS को आई कैपिटल आई लिख रहे हैं हम लोग, डी एम बाई डी थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर थीटा इज कमिंग आउट टू बी आई स्क्वायर, एंड के वाला जो टर्म है वो इस तरफ राइट हैंड साइड में आ गया डिनोमिनेटर में, के डी एम बाई डी थीटा। as k and dm by d theta is constant, k is constant only and dm by d theta previously भी हम लोगों ने constant ट्रीट किया था, इंटीग्रेट कर रहे थे जब, तो k और dm by d theta constant होता है, therefore I is directly proportional to theta is directly proportional to I square। तो इसको कुछ और थीटा कांस्टेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k dm by d थीटा को हम लोग C1 कह सकते हैं लेट्स से, एंड आई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो स्केल आपको कैसा मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर स्केल आपको मिलेगा। कि डिफ्लेक्शन कैसा होगा, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो स्क्वायर में चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लीनियर होती हैं। अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आता तो नो प्रॉब्लम नहीं थी, लीनियर स्केल होता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, नॉन लीनियर स्केल, क्योंकि स्क्वायर लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 एम्पियर अगर डीसी देते हैं और 5 एम्पियर आरएमएस एसी देते हैं, तो सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोगों को मिलेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। तो ये एक ब्यूटीफुल पॉइंट है कि 5 एम्पियर डीसी भी दे या फिर 5 एम्पियर एसी भी दे,
तो सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑब्जर्व होगा यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी डीसी के केस में एक्सप्रेशन क्या आया हुआ था, आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा आया हुआ था, आई डी सी स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा। तो 5 एम्पियर का करंट दे रहे थे एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डीसी के इक्विवेलेंट होती है। तो 5 एम्पियर का एसी भी अगर आप देते हैं तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया हुआ है, आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा ही आया हुआ है। तो ये डीसी और एसी के केस में सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उसका जो एक्सप्रेशन है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आएगा, जो कि डिफ्लेक्शन है करंट के हिसाब से किस तरीके से वेरी करेगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे ऑब्जर्व होगा हम लोगों को, जो कि एक ब्यूटीफुल पॉइंट है, राइट। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर को समझने की कोशिश करते हैं। लेट से यहाँ पे हम लोगों का जो थीटा का एक्सप्रेशन आया हुआ है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आया हुआ है, राइट। तो लेट कांस्टेंट इज 2, कांस्टेंट हम लोग 2 ले लेते हैं कि इसको अगर ब्रेक करते हैं तो कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर। तो के को हम लोगों ने 2 लिया हुआ है, कांस्टेंट को आई स्क्वायर ऐसा लिया हुआ है, सपोज किया हुआ है ना, लेट सो और कांस्टेंट C1, let me write here, this is C1 एंड C1 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, dm बाई डी थीटा 1/k होती है, 1/k। ये पूरे को कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ था हम लोगों ने। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम लोग तो थीटा इज इक्वल टू 2i स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब आई और थीटा में क्या रिलेशन आ रहा है, जब आई करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दिया हम लोगों ने, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। तो डिफ्लेक्शन कितना मिला, 2 डिग्रीज। 2 एम्पियर दिया तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर, 2 जा 4, 2 जा 8 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला 2 एम्पियर में। 3 एम्पियर दिया तो 18 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला। 4 एम्पियर दिया तो 32 डिग्री का। 5 एम्पियर दिया तो 50 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला, राइट। तो स्केल में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से पॉइंटर है। 0 एम्पियर के करंट पे डिफ्लेक्शन कितना था, 0 डिग्री। 0 एम्पियर के करंट पे डिफ्लेक्शन 0 डिग्री। 1 एम्पियर के करंट पे डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 2 डिग्रीज। तो 2 डिग्रीज यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। एंड 2 एम्पियर के डिफ्लेक्शन पे, 2 एम्पियर पे के इंजेक्शन पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, 8 डिग्री। 8 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आएगा। 3 एम्पियर के डिफ्लेक्शन पे 18 डिग्री एंड 4 एम्पियर के डिफ्लेक्शन पे 32 डिग्री एंड 5 एम्पियर के डिफ्लेक्शन पे 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये स्केल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये लीनियर है क्या, नॉन लीनियर स्केल है कि डिस्टेंस देखिए, डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस अलग अलग है कि अगर लीनियर रहता तो 10 डिग्री का हो सकता है डिफ्लेक्शन होता। ये पॉइंटर यहाँ पे है तो अगर लीनियर रहता 1 एम्पियर पे यहाँ पे, 2 एम्पियर पे यहाँ पे, इक्वी डिस्टेंस पे होता, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन अलग अलग हो रहा है तो नॉन लीनियर स्केल को ये प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन लीनियर स्केल को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ये पूरी चीज़ें ओवर होती हैं। एंड करंट का रेंज कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, करंट का रेंज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा कि किस तरीके से करंट, क्योंकि हम लोगों को ड्रॉबैक क्या देखने के लिए मिल रहा है एज ऑफ नाउ कि करंट जो है वो केवल और केवल 100 मिली एम्पियर तक मूविंग कॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो 100 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है एज ऑफ नाउ, राइट। तो 100 मिली एम्पियर का करंट ही कितना होता है, मैग्नीट्यूड वेरी लेस होता है, तो इंस्ट्रूमेंट बनाने का कोई एडवांटेज ही नहीं मिला हम लोगों को। तो इसलिए करंट को हम लोग किस तरीके से रेंजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। एंड देन आपके इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज के सेशन तक में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, वोल्ट मीटर एंड
अमीटर के रेंज को किस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है, ये